आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल को समझेंगे जो नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समय 5 प्रण दिए थे, उनके बारे में बहुत ही अच्छा से जानेंगे, समझेंगे कि क्या बताए थे। और इनका आर्टिकल है नंदितेश नीलय के द्वारा लिखा गया है, जो 5 प्राण शक्तियों में से एक प्राण शक्ति जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए नंदितेश नीलय क्या बताते हैं। इनके बारे में पहले भी बता चुके हैं, एक वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको। देखिए, अपनी विरासत पर गर्व के साथ विमर्श करने की ज़रूरत है। अपनी जो विरासत है, हमारा जो विरासत मिला है पूर्वजों के द्वारा, हमारा विरासत बहुत ही मजबूत विरासत है, बहुत ही क्या है, प्राचीन है, बहुत ही क्या है, अच्छा विरासत है। और इस विरासत को जानेंगे तब ना गर्व करेंगे। और इस पर गर्व कैसे कर पाएंगे? जब इस पर हम विचार विमर्श करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तब ना। मगर आजकल के युवा लोग पढ़ना ही नहीं चाहते अपने देश और संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में। लेखक बोल रहे हैं कि अपनी विरासतों पर गर्व के साथ विमर्श करने की ज़रूरत है। देखिए, पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्राण शक्तियों के आह्वान की बात कही थी। जब श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास 15 अगस्त को जब भाषण दे रहे थे तो 5 प्रण का आह्वान किए थे। वो 5 प्रण शक्तियों का आह्वान किए थे। वो 5 प्रण शक्ति क्या था? वो 5 प्रण शक्ति था, पहला था विकसित भारत का लक्ष्य। पहला क्या था? विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। देखिए, दूसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। आज भारत अभी भी गुलामी के पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है, गुलामी से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। अभी भी कुछ अंश जो है उसका अभी भी ढो रहा है। तो गुलामी के हर अंश से मुक्ति चाहिए। और ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 2047 तक ये सब खत्म कर देना है। ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। तो दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। आज क्या है? आज भाषा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर, भोजन के तौर पर हर तरह से गुलाम हो गए हैं। उनकी उसके अंश को, अभी भी गुलामी के अंश को ढो रहे हैं। तो उस मानसिकता को बदलना होगा। थोड़ा सा भी गुलामी बचा है उसको ख़त्म करना होगा। ये दूसरा हुआ। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना। हम अपनी विरासत जानेंगे तभी तो गर्व करेंगे। और यही टॉपिक, तीसरे टॉपिक्स पर ये नंदितेश नीलय जो राइटर जो हैं, ये पूरे आर्टिकल में बताएंगे। ये तीसरा प्रण कि अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता। देखिए, एकता और एकजुटता भी संस्कृति से ही आता है, सभ्यता से ही आता है। जब हम अपने आप को जानेंगे, अच्छा से समझेंगे अपने देश के कल्चर को, तो एकता स्वयं आ जाता है। नागरिकों में कर्तव्य की भावना को होना। और देश के लिए क्या होगा? अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य का भावना होना चाहिए। एक दूसरे से भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सब क्या होगा? ये सब ज्ञान के द्वारा ही संभव है, जो जब हम अपने राष्ट्र को, संस्कृति को, देश को, धर्म को, सनातन धर्म को समझेंगे। तो नंदितेश नीलय तीसरे शक्ति के बारे में बताते हैं। 5 प्रण में से जो तीसरा शक्ति है, अपनी विरासत पर गर्व करना, उसके बारे में बताते हैं। उस सूची में तीसरा प्राण शक्ति यह है कि हमें अपने विरासत पर गर्व होना चाहिए। देखिए, बोले ना कि हमारा हमें अपनी तीसरे प्राण शक्ति क्या है कि अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। विरासत यानी देश की सभ्यता और संस्कृति की ओर मुड़कर देखना। देखिए, विरासत मतलब क्या? लेखक बोल रहे हैं कि विरासत मतलब क्या? विरासत मतलब वही ना जो अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को मुड़कर देखना, उसकी ओर देखना, उसको अपनाना। ऐसी विरासत जो किसी भी व्यक्ति को हर परिस्थिति में उत्साहित रखती है। एक ऐसा विरासत जो किसी भी परिस्थिति में उसको उत्साहित रखती है, उसको आगे रखता है हमेशा। ऐसा नहीं कि विरासत के नाम पर कलंक ही है कि मनुष्य को एकदम नीचा ही गिरा दे, एकदम मदहोश ही कर दे, आलसी बना दे। ऐसा विरासत नहीं हम लोग का। हम लोग का ऐसा विरासत है जो साहसी, पराक्रमी, भयमुक्त बनाता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये ऐसा विरासत है हमारा, इसलिए इस पर जानेंगे तभी तो गर्व करेंगे। भारत की विरासत अगर भारतवासी नहीं समझेंगे, बोल रहे हैं कि भारत की विरासत अगर भारतवासी नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे भला? उसे संभालने की जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। और जब होगा, उसकी जिज्ञासा नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा? उसकी जिज्ञासा हम अगर नहीं रखेंगे तो कौन कर रखेगा? प्रश्न यह है, देखिए आगे बोल रहे हैं कि प्रश्न यह है कि इस प्राण शक्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस प्राण शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई औपनिवेशिक विरासत ढो रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि 5 प्राण शक्ति की जरूरत ही क्यों पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी गुलामी का बोझ ढो रहे हैं? हाँ, अभी भी औपनिवेशिक विरासत को ढो रहे हैं? ये प्रश्न करिए आप लोग।
सबको प्रश्न करना होगा अपने मन में। जब देखिए कि उत्तर क्या मिलता है। अगर उत्तर मिलता है कि हाँ, तो उसके परिवर्तन के लिए आपको आगे आना होगा। ऐसे ही बैठने से, चुप रहने से नहीं होगा। देश अभी भी गुलामी के बोझ से मुक्त नहीं हुआ है। कहीं हमने कुछ और बनने के चक्कर में खुद को खो तो नहीं दिया। बोल रहे हैं कि कहीं कुछ और बनने के चक्कर में खुद को खो तो नहीं दिया। हमने संस्कृति और सभ्यता को खो तो नहीं रहे हैं, सनातन धर्म को खो तो नहीं रहे हैं। चाहे वो हमारा खान-पान हो, देखिए बोल रहे हैं, चाहे वो हमारा खान-पान हो, हमारा ऐसा खान-पान है जो हमेशा क्या करता है, हमें निरोगी रखता है, रोग से मुक्त रखता है। बाकी आज के जीवन शैली खान-पान ऐसा हो गया है कि सबको रोगी ही बना दिया है। तो इस प्रकार से खान-पान के तौर पर भी हम अभी भी गुलामी को बोझ के ढो रहे हैं। भाषा हो या साहित्य हो, देखिए भाषा हो या साहित्य हो, भाषा के तौर पर देख लीजिए, सब लोग अंग्रेजी पढ़ना ही चाहते हैं। सब लोग अपने बाल बच्चा को अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, अपनी भाषा में, मातृभाषा में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और साहित्य, साहित्य तो अंग्रेज के ही पश्चिमीकरण कर दिया गया है। कुछ भी उदाहरण बताते हैं तो वहाँ का ही बताते हैं, वहाँ का जोड़ कर बताते हैं कि इससे जो लोग जो है ज़्यादा प्रभावित हो, इस प्रकार से। तो भाषा और साहित्य में भी में क्या है, आंशिक रूप से गुलाम है। हमारी हमारी जीवन शैली और मानसिकता काफ़ी हद तक हमारे औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित हो रही है। हमारी जीवन शैली और आज की मानसिकता है जो है काफ़ी हद तक औपनिवेशिक अतीत से प्रभावित हो रही है, अंग्रेज से प्रभावित हो रही है, जो कि हम अभी भी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर गुलामी के बोझ को ढो रहे हैं। और ये पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं है। विरासत की संस्कृति को उपभोक्ता मानसिकता से नहीं बल्कि नागरिक मानसिकता से प्रभावित किया जाना चाहिए। बोल रहे हैं कि विरासत की संस्कृति को उपभोक्ता मानसिकता से नहीं, जो आजकल सभी के लोक में उपभोग की जो प्रवृत्ति बढ़ गया है पश्चिमी सभ्यता के कारण, उस मानसिकता से संस्कृति और विरासत को नहीं प्रभावित करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी को सबसे पहले एक आश्रित और स्वतंत्र राज्य और देश, आने वाले पीढ़ी को क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक आश्रित और स्वतंत्र राज्य और देश के अर्थ और प्रासंगिकता को समझना होगा। आने वाले जो पीढ़ी है या जो अभी है, उनको अपने होने का अर्थ, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का क्या प्रासंगिकता है, उस अर्थ को समझना होगा। भारत का जो लचीलापन है, उभरने और सशक्त बनने की शक्ति, क्षमता को गर्व के साथ और बिना किसी पूर्वग्रह के समझाया जाना चाहिए। भारत का जो लचीलापन है, भारत में लचीलापन कैसे है, यहाँ हर तरह का छूट है, यहाँ स्वतंत्रता है। हाँ, यहाँ पर किसी चीज़ का कोई भी चीज़ को लेकर प्रेशर नहीं है। तो भारत का जो लचीलापन है, उभरने और सशक्त बनने की इसकी क्षमता को गर्व के साथ, भारत में क्या है, उभरने और सशक्त बनने की बहुत क्षमता है, गर्व के साथ, बिना किसी पूर्वग्रह को समझाया जाना है और बिना किसी पूर्व आग्रह के समझाया जाना चाहिए। उसको बहुत अच्छा समझाना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। जैसे स्वास्थ्य हो गया, आशा और खुशी को नए भारत का मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य, आशा और खुशी को नए भारत का मार्गदर्शन करना चाहिए। भारत का जो अध्यात्म है, दर्शन है, योग है, आयुर्वेद है, ये सब अपना कर हम क्या हो सकते हैं, रोग मुक्त हो सकते हैं, भय मुक्त हो सकते हैं, गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। तो खुशी को नए भारत का मार्गदर्शन करना होगा। स्वास्थ्य, आशा और खुशी को नए भारत का मार्गदर्शन क्या करना होगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हो या दिनकर की साहित्य, इन सभी पर क्या होगा, गर्व करना होगा। ये सभी हमारी क्या है, विरासत है जो छोड़ के गए हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी और दिनकर की साहित्य, दिनकर के साहित्य जो है आज़ादी में बहुत ही उनकी कविता जो है आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। स्वतंत्रता सेनानियों को खून में उबाल लाते थे उनकी कविता। साहित्य किसी भी देश की विरासत है, साहित्य किसी भी देश की विरासत है और विरासत की प्रकृति ही यही होती है कि वह अगली पीढ़ी तक स्वस्थ रूप से पहुँचे। साहित्य किसी भी देश की क्या होता है, विरासत होती है और विरासत की यही प्रकृति है कि वह अगली पीढ़ी तक स्वस्थ रूप से पहुँचे, ना कि विकृत करके पहुँचाया जाए। जो उसका मूल अर्थ होता है, यथार्थ अर्थ होता है, उस रूप में पहुँचे, ना कि विकृत कर। हमारे बहुत सारा इतिहास जो है अंग्रेज लोग बदल दिया गया था ताकि भारतीय अपने संस्कृति पर गर्व ही ना कर सकें, नीचा दिखाया जाए, दिखाने के लिए उसको विकृत कर दिया गया था। तो अभी लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा विकृति नहीं होना चाहिए, स्वस्थ रूप से साहित्य पहुंचना चाहिए अगले पीढ़ी तक। ब्रिटिश साम्राज्य की भौतिकता और अपने भारत की चिंता को प्रेमचंद की एक कहानी
सभ्यता का रहस्य के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, सभ्यता का रहस्य के माध्यम से समझाए हैं, सभ्यता का रहस्य के माध्यम से समझाए हैं मुंशी प्रेमचंद जी, कि जिसमें दिखावे के संस्कृति के प्रति अपना विरोध दर्शाते हुए कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत दुख भरी आवाज़ में अपनी लेखनी में प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं? दिखावे की संस्कृति के प्रति अपना विरोध दर्शाते हुए कहते हैं, सभ्य कौन है? बोल रहे हैं लेखक, सभ्य कौन है और असभ्य कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हॉट कॉलर लगाना, टाई हॉट मतलब टोपी वगैरह लगाना, मेज पर बैठकर खाना खाना है, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना सभ्यता है। बोल रहे हैं कि यही सब सभ्यता है। भारत में ये सब सभ्यता नहीं है और ये सब अच्छी भी नहीं है। कोट पतलून पहनना, भारत क्या है? भारत गर्म देश है, ये सब पहनना वर्जित होना चाहिए। टाई हॉट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना, मेज पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, धरती पर बैठ के खाना चाहिए, ताकि धरती से आपका संपर्क बने रहे। इससे क्या होता है? सकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर क्या होती है? प्रसारित होती है। तो टाई हॉट कॉलर लगाना, मेज पर बैठकर खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना सभ्यता है। भारत में चाय पीने की प्रवृत्ति कभी नहीं हुई है। अगर आप लोग भी चाय पीते हैं तो थोड़ा विचार करिए। आप गुलामी की मानसिकता को ढो रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर स्वास्थ्य के लिए फायदा है तो पीते तो कोई बात नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। वो क्या है? एक तरह से लिक्विड सिगरेट ही समझिए। सिगरेट जो गैसीय फॉर्म में पीते हैं, ये लिक्विड गैस है, लिक्विड सिगरेट है, एक तरह से बोल सकते हैं चाय को। तो घर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना सभ्यता है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि यही सब सभ्यता है, इसी को सभ्य बोलेंगे। अगर ऐसा है, अगर बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा मानते हैं, तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो शराब के नशे से आंखें सुर्ख और पैर लटकाते हुए रास्ते चलने वाले को अनानास छेने की धुन में मस्त रहते हैं। बोल रहे हैं भारतीयों को चुनौती दे रहे हैं, अगर आप लोग ये सब अपना रहे हैं और इसी को सभ्यता बोलते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी, उन गोरों लोगों को भी सभ्य कहना होगा जो शराब के नशे में चूर रहते हैं और पैर लटकाते हुए रास्ते पर चलने वाले स्त्रियों के साथ क्या करते हैं? छेड़छाड़ करते हैं। तो इन सभी को सभ्य मानना होगा। और भारत में भी देखिए आज ऐसा होने लगा, बहुत होने लगा है। तो ये चुनौती दे रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अब देखिए, अब लेखक जो है, अब रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कहानी भारत एक में। देखिए रामधारी सर की दिनकर की कहानी क्या है? भारत एक में दिनकर लिखते हैं, भारत वर्ष में भी यूरोपीय, दिनकर क्या लिखते हैं कि भारत वर्ष में भी यूरोपीय पोशाक खूब चली हुई है। भारतवर्ष में भी यूरोपीय पोशाक खूब चली हुई है, जो बहुत ही चिंताजनक है, जो एक गुलामी की मानसिकता है। लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए 100 हिंदुस्तानी के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए, लेकिन यूरोपीय लिबास में सजे हुए अगर 100 हिंदुस्तानियों के बीच एक अंग्रेज को खड़ा कर दिया जाए, तो वह आसानी से अलग पहचान लिया जाएगा। और वह आसानी से क्या हो जाएगा? अलग पहचान लिया जाएगा कि कौन अंग्रेज है, कौन भारतीय है। इसी तरह भारत के हिंदू ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी, क्रिस्तानी, पारसी और मुसलमान भी भारत के बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं कि वे हिंदुस्तानी हैं। समझे? इसी तरह से अगर भारत के अन्य धर्म लोग के भी, जो हिंदू के अलावा और भी जो धर्म रहते हैं, वो भारत में जाते हैं, तो उसको पहचान लिया जाता है कि वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो क्रिस्तान हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो। वो भारत के बाहर जाने पर आसानी से पहचान लिए जाते हैं, वे हिंदुस्तानी है। यही है भारत की विरासत। लेखक बोल रहे हैं यही है भारत की विरासत, और इसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को संभालना है। और इसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को क्या होगा? संभालना होगा। यह विरासत हर भारतीयों की है, यह विरासत हर भारतीय की हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो। आखिर किसी भी प्रजातंत्र में व्यक्ति की व्यवस्था है और उस व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना ही किसी मूल की विरासत है ना। लेखक बोल रहे हैं कि किसी भी प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति की व्यवस्था और उस व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना ही किसी मूल की क्या है? विरासत है। हिंदुस्तान ने यह काम हमेशा किया और ऐसी संस्कृति और सभ्यता का पश्चिम को दी। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ऐसा काम हमेशा किया और करते भी आ रहा है, एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता पश्चिम को भी दी, जो स्वामी विवेकानंद की आवाज़ में युगों युगों के लिए गूंज उठी। स्वामी विवेकानंद की आवाज़ में क्या हो गए? युगों तो उठ गए, जो 1893 में शिकागो सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में, अमेरिका के शिकागो शहर में गए थे
और वहाँ पर अपनी धर्म संस्कृति को क्या कर दिए, सनातन धरा को झंडा फहरा दिए और समझाएं कि भारत क्या है, भारत की विरासत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सोच क्या है, भारत की शक्ति क्या है। बिस्मिल्लाह खान और हरिप्रसाद चौरसिया के सुरों का यह देश। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक, भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान और हरिप्रसाद चौरसिया के सुरों का यह देश आने वाले पीढ़ी को निस्संदेह उस गंगा जमुनी तहजीब से परिचित कराता रहेगा। और बिस्मिल्लाह खान और हरिप्रसाद चौरसिया के जो सुरों का यह देश रहा है, जो हमारे पीढ़ी है, क्या है, हमारे विरासत है, जो आने वाली पीढ़ी इन पर गर्व करेंगे। आने वाली पीढ़ी को निस्संदेह उस गंगा जमुनी तहजीब से परिचित कराना होगा जो भारत की विविधता और एकता वाली विरासत को हमेशा नायाब और अमृत सदृश से रखेगा। जो भारत की विविधता होते हुए भी एकता व विरासत को हमेशा नायाब और अमृत सदृश रखता होगा। आप सभी को सोचना होगा कि भारत में इतनी सारी क्या है, विविधता है, इतना सारा अंतर है सबके बीच, फिर भी एकता क्यों है? कौन सा ज्ञान है जिसके कारण एकता है? इन सभी ज्ञान की ओर लौटना होगा, इन सभी ज्ञान को पहचानना होगा। ये प्रश्न है, आप समझिए कि भारत देश क्यों इतना महान था, आज क्यों उसकी महानता में गिरावट आ रहा है। तो आज गुलामी के अंश जो ढो रहे हैं, इन सभी चीज़ से क्या होगा, ऊपर उठना होगा, तभी हम पूरी तरह से आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। यही था अपनी विरासत पर गर्व करना, यही आर्टिकल में बता दिए। अपनी विरासत पर गर्व करने के बारे में ये पूरा आर्टिकल था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और भी अच्छे अच्छे आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।